आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। इंतखाबात से ठीक पहले एक बार फिर कर्नाटक में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो कर्नाटक के मुख्तलिफ जगहों पर 3 ऐसे वाकये हुए, 3 ऐसे हमले हुए हैं जिसमें 3 नौजवानों का मर्डर किया गया है, उनका कत्ल किया गया। यानी ये एक सिलसिला सा चल पड़ा है। पिछले एक हफ्ते में 3 वारदातें कर्नाटक में इस तरह की हुई है। सवाल बहुत से उठते हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये उठता है कि सरकार का लॉ एंड ऑर्डर कहां है। अब 3 वाकये होने के बाद वजीर आला बोम्मई ने कहा है कि जिस तरह से योगी सरकार ने यूपी में सख्ती की है, योगी मॉडल को ही कर्नाटक में अपनाया जाएगा, बल्कि उससे ज्यादा सख्ती की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इन ऐलानात के बावजूद भी इस तरह के वाकयात आखिर क्यों नहीं रुक रहे हैं। और एक और अहम सवाल कि एक हफ्ते पहले बीजेपी और वीएचपी के युवा मोर्चा के प्रवीण का मर्डर हुआ था, उसके लिए सरकार ने मुआवजे का बाकायदा ऐलान किया और खुद वज़ीर आला बोम्मई उनके घर भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो मसूद और फाजिल का कत्ल होता है उस पर सरकार खामोश रहती है। आखिर सरकार का ये दोहरा मेयार या दोहरा रवैया क्यों, इस पर भी हम सवाल करेंगे और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कर्नाटक के मौजूदा हालात क्या कुछ कह रहे हैं, या कर्नाटक के मौजूदा हालात आखिर इतने नागुफ्ता बे क्यों हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ एनडी मुल्ला साहब हैं जो कि साबिक डीसीपी हैं, क्राइम बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलम पाशा साहब सामाजिक कारकुन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब हैं जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, और शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार आती है, बोम्मई जी की सरकार है वहां पर, आखिर पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी की एक के बाद एक 3 कीमती जानें जो हैं चली गई, और पब्लिक के बीच में यह हमले होते हैं, वारदातें होती हैं, लेकिन इस पर लगाम नहीं लग रहा है। देखिए, ये बीच में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया कर्नाटक। आपको याद होगा जब हिजाब चल रहा था और उस समय पर उसके बाद कंट्रोल किया गया। अभी एक हफ्ता 1.5 हफ्ते से हमने देखा कि दोबारा इस तरीके की मर्डर चालू हुए हैं जी। इसमें किसका हाथ है, किन लोगों को में वापस कर्नाटक को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। शुरुआती उसमें लगता है कि ये अगेन पीएफआई और उनसे जुड़े हुए आउटपुट का काम है। तो जांच हो रही है, सबको पकड़ा जाएगा। 16 लोगों को पकड़ा गया है, और मेरे को लगता है कि जो लोग भी इस तरीके की हत्याओं में हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे मॉडल कोई भी क्यों ना हो, चाहे योगी जी का मॉडल हो या बोम्मई जी का मॉडल हो। भारत के अंदर कोई भी इस तरीके की हत्याएं करे। मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा और इस पर हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा। अजय उपाध्याय जी, कर्नाटक में हम देखते हैं इससे पहले भी जब चुनाव होने वाले थे तो उस वक्त भी जो साहिली इलाके थे, जो दूर दराज के इलाके थे, वहां पर इस तरह के हालात खराब हुए थे। एक बार फिर से, क्योंकि अब कर्नाटक में आने वाले दिनों में फिर से असेंबली के चुनाव होंगे, तो उससे पहले हम फिर देख रहे हैं कि हालात खराब हो रहे हैं। इन्हें किस तरह से आप लेते हैं? देखिए, 2 दृष्टिकोण है। एक तो है कि पीएफआई जिस तरह से कहीं ना कहीं हिंसा का माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है, आतंक फैलाने का प्रयास कर रहा है, और यदि इस मॉड्यूल पर सरकार जानती है, सरकार की एजेंसियां इसको पहले से समझ रही है, क्योंकि इसका जो आइडिया और आधार है वो पहले से रहा है। ये 2017 में यदि देखेंगे तो तब से लेकर के लगातार कर्नाटक, केरल, दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, कई राज्यों में इसके जाल बिछे हुए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार की, केंद्रीय सरकार की एजेंसियां कह रही हैं। यदि ऐसा है तो पहले तो केंद्र सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए था, और अभी भी करना चाहिए। दूसरी बात, जिन राज्यों में यह बात हो रही है, मैं भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, जहां जहां ऐसा काम है पीएफआई का, वहां उन राज्य सरकारों को भी अपने स्तर पर कहीं ना कहीं पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रख करके इनको कंट्रोल करना चाहिए। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में जब ये घटना हुई थी तो अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश की सरकार, वो कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि पीएफआई को बैन करो। फिर 2021 अप्रैल में
तुषार मेहता जी सोलिसिटर जनरल है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी थी कि पीएफआई को बैन करने का जो है कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया चल रही है केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन दुर्भाग्य से एक साल जस्ट बाद अप्रैल 2022 में अभी सरकार ने ये एएनआई के हवाले से बताया, गृह मंत्रालय का ये रिपोर्ट आया कि ऐसा कोई इस पर बैन करने का कोई प्रावधान नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के साथी और केंद्र सरकार से कि क्या केंद्र सरकार और पीएफआई में कोई लुका छुपी खेल चल रहा है क्या कर्नाटक और जिन राज्यों में चुनाव होता है वहां पे पीएफआई आगे आती है, फिर पीछे से केंद्र सरकार जाती है, फिर भाजपा उसमें लगती है और ये हिंसा का माहौल बनता है जिससे कि कहीं ना कहीं आम आदमी या भाजपा का ही कार्यकर्ता क्यों न मारा जाता हो, वो भी गलत है, वो भी अच्छा नहीं है। और इसमें ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है क्या? क्यों नहीं केंद्र सरकार इस पर समय रहते बैन करने की है और क्यों नहीं अभी भी बैन करना चाहती है? इसका मतलब कर्नाटक में चुनाव है, इसलिए आप किसी भी हद पर जाकर के, चाहे राष्ट्र विरोधी ताकतें इस तरह से काम कर रही हो, उसको भी आप बैन नहीं करेंगे। नहीं, ये तो बहुत अहम सवाल है। बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है जो अजय उपाध्याय जी आपने उठाया। लेकिन इस पूरे मामले को, कर्नाटक के जो हालात अचानक बदले हैं, इसे अचानक कहेंगे या फिर पहले से इस तरह की चीजें चल रही थी? मैं एनडी मुल्ला साहब जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे, उनसे समझ लेता हूं। एनडी मुल्ला साहब, सर, कर्नाटक की हालात क्या लगता है कि पिछले एक हफ्ते में 3 वारदातें होती हैं, ये बहुत पहले से तमाम चीजें चल रही थी या फिर अचानक ये चीजें आई हैं? और जो चीजें पॉलिटिक्स से जोड़कर कही जा रही कि अब वो चुनाव आने वाले हैं, इस वजह से इस तरह के हालात बन रहे हैं, तो कर्नाटक के सर जो मौजूदा हालात हैं, इन्हें किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये कंडेमनेबल है। ये वायलेंस, दहशत कभी किसी का फायदा नहीं करती, सबका नुकसान ही करेगी। एक दूसरी बात यह है कि ये लोग जो सियासत में बैठे हुए हैं, कोई पीएफआई बोलता है, कोई बजरंग दल बोलता है, कोई ये बोलता है, कोई वो बोलता है, मगर डेफिनेटली पिछले 20 सालों की आप हिस्ट्री लेके देखेंगे, साहिली इलाका, खासकर मैंगलोर का, उडुपी का साहिली इलाका और भटकल का इलाका, ये सारे वोलाटाइल इलाके हैं। पहले भी यहां हो चुका है, पहले भी इससे वर्स्ट थिंग्स हो चुके हैं, मगर अल्टीमेटली ये पुलिस की सख्ती की वजह से ये सारी चीजें कंट्रोल में भी आई थी। कई सालों से, पिछले 8 साल से यहां कोई किस्म का वायलेंस नहीं था, पिछले 7-8 साल से तकरीबन। ये अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन को मैं रिस्पॉन्सिबल मानता हूं, इस बात को, इंटेलिजेंस को रिस्पॉन्सिबल मानता हूं। अगर इंटेलिजेंस अच्छा है और एडमिनिस्ट्रेशन गैर जानिबदार है तो ये वाकयात होंगे नहीं होंगे। साहिली इलाका में इसलिए होता है कि वहां पे ये जहर भरा हुआ है। जहर इसलिए भरा हुआ है कि वहां एक दूसरे इलाकों में एक तबका कमजोर है, दूसरा तबका भारी है। वहां ऐसे नहीं है, दोनों तबके तकरीबन इक्वल हैं। 45-55 का मामला है तकरीबन जी। तो इसलिए एक दूसरे से इंतकाम लेने में कोई आगे पीछे नहीं देखेंगे। वो अभी शुरुआत है इसकी, और पिछली बार शिवमोगा में भी हुआ था। ये लोग क्या सोए हुए थे क्या? अभी सबको ब्लेम कर रहे हैं। पीएफआई को बैन करना होता तो कभी के कर चुके होते। इसमें टेक्निकल वजूहात होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने के लिए मवाद होना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट है, ये डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे ही बैन नहीं किया जा सकता। लोग अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तमाम तैयारियां पीएफआई के खिलाफ, आज उन्होंने क्या मवाद हासिल किया अब तक? लोग बोलते हैं पीएफआई। हुंसूर में हुआ था इंसिडेंट, तब भी पीएफआई का नाम आया था। भटकल के टाइम पे तो खैर पीएफआई थी नहीं। जब शिवमोगा में हुआ पीएफआई का नाम, जहां कुछ भी होता है पीएफआई का नाम होता है। मगर मवाद होना चाहिए ना किसी के खिलाफ। बिल्कुल। तो मैं किसी को इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता हूं, मैं इसको एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्सिबल मानता हूं। अगर पुलिस स्ट्रांग है, अगर गैर जानिबदाराना तौर पे सही एक्शन लेती है, जो क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस को सही तौर पे इस्तेमाल करती है, तो ये वायलेंस रुक जाएगा। नहीं, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर सरकार के हाथ में, पुलिस के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर होता है और एजेंसियां होती हैं। अगर इस पर नियत साफ हो तो जाहिर सी बात है तमाम चीजों को रोका जा सकता है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर उठ रहा है।
सरकार का लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहेगा तो इन सब चीजों को आप रोक सकते हो, कम कर सकते हो। मैं डीसीपी साहब से, चूंकि वो इसी डिपार्टमेंट में रहे हैं जी, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि सिमी ने क्या क्या किया। जब वो डीसीपी रहे होंगे तब उनको मालूम होगा कि सिमी क्या था। उसको बैन किया गया, भारतीय जनता पार्टी ने तो बैन नहीं किया, कांग्रेस ने बैन किया था 2005 में। पीएफआई, अभी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सीएफआई के जब हिजाब आंदोलन हुआ तब भी आपने देखा है किस तरीके से उन्होंने रिक्रूटमेंट किया। तो ये सब कह देना कि किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है, भाई समय लगेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, हम उसके प्रूफ निकाल रहे हैं, उसके तरीके निकाल रहे हैं, कौन कौन लोग उनको पकड़े जा रहे हैं। और यदि उसके साथ कोई भी व्यक्ति जुड़ा है और इस तरीके की हालात कर रहे हैं तो नहीं, देखिए इस तरह के इल्जाम, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, इस तरह के इल्जाम तो वीएचपी और आरएसएस पर भी लगते हैं। आप निकालिए ना, जब इनकी सरकारें रही हैं तो इन्होंने निकाला ना। उन्होंने अमित शाह जी को भी बंद किया और मोदी जी के ऊपर इल्जाम लगाया, पर हमने उसका जवाब दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो तीसरा वाले मैटर के ऊपर क्या कहा है आपने भी पढ़ा होगा। इसलिए कम से कम बोलने से पहले ये जरूर देखें कि क्या हम बोल रहे हैं। पीएफआई का पूरा हाथ है और बहुत सारे सबूत हैं कि किस तरीके से भारत के अंदर ये सब लोग एक अनस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं और इसको लाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मैं अजय उपाध्याय जी, सवाल जो आपने उठाया था वो बहुत अहम है कि पीएफआई का बार बार चर्चा होता है और इसी तरह से अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी इसी तरह का वाकया हुआ था कि वहां पर भी जो मामला सामने आया उदयपुर में, उसमें भी मतलब इसी तरह की चीजें थी कि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे थे। सरकार आखिर क्या कर रही है, सरकार की एजेंसियां क्या कर रही हैं? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो हमारे भाजपा के साथी ने, कम से कम शुभेंदु शेखर जी ने ये स्वीकारा है और अच्छा लगा मुझे कि पीएफआई का हाथ है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में और उसके बहुत सारे दस्तावेज भी सरकारों के पास उपलब्ध है। अब बात यहीं से शुरू होती है। राज्य सरकारों में, मैं कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं करता, फिर मैं कह रहा हूं, सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने हिसाब से जो भी काम किए हों, लेकिन फाइनली जो है पीएफआई का ये खतरनाक खेल देश में चल रहा है। पूछना मैं ये चाहता हूं सरकार से, केंद्र सरकार से, कि इस खतरनाक खेल को रोकने का भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है? क्यों, यदि इतने तथ्य और इतने सबूत आ रहे हैं तो पहला काम है कि इस पीएफआई जैसे संगठन पर, जो राष्ट्र विरोधी संगठन है, उस पर बैन क्यों नहीं लगा रही है सरकार? और आप इसके क्रोनोलॉजी को समझिए। जहां जहां ऐसी घटना होती है, चाहे कर्नाटक की बात हो, राजस्थान की बात हो, अन्य राज्यों की बात हो, बिहार तक, जब जब ऐसी कोई घटना होती है तो उसके साथ में एक फ्रिंज एलिमेंट भाजपा का जो है खड़ा हो जाता है और ध्रुवीकरण की राजनीति सियासी रोटी सेकना चाहता है। जहां राष्ट्र विरोधी ताकतें एक तरफ देश को तोड़ने का काम कर रही हो, वहां ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण राजनीति के गिर्द कुछ लोग जो है वो उसको अपना राजनीतिक फायदे नुकसान के तहत देखते हैं। नहीं तो ये करौली की घटना, अजय उपाध्याय जी, इसी तरह की सियासत तो राजस्थान में जो सरकार है कांग्रेस की, उसने भी किया। मैं यही बोल रहा हूं कि सूर्या जी इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, वो और पूरी टीम लग गई। अब अटारी का देख लीजिए ना, रियाज अटारी, ऑलरेडी उसके आतंकवादियों से संबंध सबने देखा और कैसे भाजपा से संबंध। तालिब हुसैन की बात आप देख लीजिए, किस तरह से अमरनाथ जो यात्रा चल रही है उस पर वो षड्यंत्र कर रहा था, कहीं ना कहीं अटैक करने का, आक्रमण करने का, और पकड़ा जाता है, पाया जाता है कि कैसे वो भाजपा से जुड़ा हुआ है और गृह मंत्री जी के साथ उसके फोटोग्राफ दिखते हैं और वो भी एक इंटरनल मीटिंग में। मेरा मानना है कि क्या ये कोई सियासी रचना व्यूह तो नहीं चल रही है? पीएफआई जहां जहां एक्टिव होती है वहां वहां राजनीतिक ध्रुवीकरण के प्रयास शुभेंदु इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं आलम पाशा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? कराइए ना, मैं सुन रहा हूं आपको। जी, कर्नाटक के सर जो हालात हैं इन्हें किस तरह से देखा जाए? क्या ये कर्नाटक में जो पिछले कुछ सालों में सियासत, जिस तरह की तब्दीली सियासत में आई है, उसकी देन है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर इसे कहा जाए? मतलब कहां पर कमी रह जाती है? एक हफ्ते में 3 मर्डर हो जाना इस तरह से। जी, बहुत सही कहा अबू हुरैरा साहब। आप देखो, फाजिल, परवीन, मसूद, ये तीनों क्रिमिनल नहीं है। ये तीनों भी क्रिमिनल नहीं है। अब इसमें पहली बार
हमारे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर अभी हमारे प्रवीण साहब के मेरे भाई प्रवीण के घर पे गए, इनके दोनों के घर पे नहीं गए, यानी उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी नहीं भेजे, फाजिल को मसूद को हो, मसूद के घर पे। यहां पे ये सियासत दिख रही है। और उसके बाद यहां पे तेजस्वी सूर्या करके एमपी बोलते हैं हमें कांग्रेस की सरकार होते तो फलां करते। ये तमाम चीज इंसानियत के ऊपर होना चाहिए। हमारी कम्युनिटी को जमात हमें एक मिल के जाने, डेवलपमेंट रिलेशनशिप बनाने में पूरे फेलियर हुए हैं। और मैं अभी हमारे एनडी मुल्ला साहब का भी सुना, हमारे स्पोक्समैन पर्सन का भी हमारे भाजपा से सुना था। मेरी बात क्या है साहब, अभी पुलिस में ये पीस कमेटी बनाना चाहिए। हाँ, अभी से नहीं, जब से गवर्नमेंट चल रही है, चाहे कौन सी भी गवर्नमेंट हो, ये पीस कमेटी ऐसी बनती है कि भाई ऑल कम्युनिटी, ऑल पॉलिटिकल पार्टी, ऑल पुलिस स्टेशन, ऑल एसीपी, डीसीपी, एसपी अंडर द कंट्रोल ऑफ डीजीपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस और होम मिनिस्टर। ऐसे कितने पीस कमेटी बने हैं, कितने मस्जिदों से पीएफआई का नाम हो, एसडीपीए का हो, दूसरों का हो, लेके ये लोगों को गिरफ्तारी किए हैं, कितने सस्पेक्ट्स को लिए हैं। ये 3 नहीं 30 भी हो सकती, 5 भी हो सकती। ये चीजों का जिस जगह पे हुआ है कैंसर का वुंड, उसका इलाज कितना बेहतर करेंगे आप। तो इसके लिए आप रेमेडियल मेजर क्या किए हैं। और पहले कई सालों के पहले हमें भी देखते थे कई जगह पीस कमेटी को हमारे को भी बुलावा आ सकता था। अब पीस कमेटी यहां से होना है कि भाई मस्जिद हो और दूसरे इदारे हो, मंदिर हो, और तमाम जगह से पॉलिटिकल पार्टी, पीएफआई, एसडीपीआई, कांग्रेस, बीजेपी, भाजपा, ये लोगों को बुलाएंगे ना। नहीं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। जब इस तरह के हालात बन जाए तो तमाम तबकों को, तमाम पार्टियों को, तमाम जमातों को यकजा करने की जरूरत होती है। बहुत अच्छी बात आलम पाशा जी आपने कही है। मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, जो बात यहां पर आलम पाशा जी ने कही कि सियासत दरअसल सरकार की तरफ से दिख रही है। आप प्रवीण के घर पर जाते हैं बुमाई जी, और वहां पर 25 लाख रुपए का चेक भी देते हैं, ऐलान भी करते हैं, लेकिन मसूद और फाजिल के घर क्यों नहीं जाते हैं? उनका भी मर्डर होता है और ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ये आम लोग हैं। तो यहां पर सियासत दिख रही है। वो भी तो ह्यूमन बीइंग, उनका भी तो खून है। मेरा ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास हो, चाहे यदि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, यदि वो भारत का नागरिक है, भारत को अपना कंट्री मानता है, तो उसके साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। जहां तक आपने तो प्रश्न पूछा कि 2 लोगों के यहाँ गए, 2 लोगों के क्यों नहीं गए, मैंने ये बड़ी क्लैरिटी में मैंने खुद इंफॉर्मेशन मांगनी चाहिए अपने पार्टी के लोगों से। उन्होंने ये कहा कि अभी जो हमारे पास तथ्य आए हैं उसमें पीएफआई का हाथ है इन दोनों लोगों की हत्या पर, और जो ये 2 मर्डर हैं किसने किया है, क्यों किया है, इसकी जांच होती है। और यदि इस जांच में पाया जाता है कि एक विशेष तरीके से ये मर्डर किया गया है, देखिए मर्डर बहुत तरीके से कारण हो सकता है, किसी की कोई आपसी रंजिश में भी हो सकता है, या कोई और लड़ाई हो सकती है, कोई जमीन की भी मसला बन सकता है। तो यदि ये कोई अभी तो देखिए तहकीकात और जांच तो परवीन के मामले में भी चल रही है, लेकिन सरकार ने फौरन 25 लाख रुपए का एक तरह से ऐलान कर दिया। किस तरीके से उनको मारा गया है आपने पूरा देखिए, दोनों चीजों को देखिए। और यदि इसमें कोई भी, जहां तक कि हमारे उपाध्याय जी ने कहा, बड़े पुराने प्रवक्ता हैं और बड़े समझदार प्रवक्ता हैं, देखिए इन सब जो पीएफआई और या सीएफआई के ऊपर जो उन्होंने पूरे देश के अंदर जाल बिछाया हुआ है, और मैं बार बार कहता हूं कि जब उनका एक्शन होता है तो एक विशेष समाज के लोग, फ्रिंज एलिमेंट जिसको हम लोग कहते हैं कई बार, तो लोग भी अति उत्साह के साथ इकट्ठा होते हैं और लड़ाई भी होती है। और इन्वायरमेंट और इसलिए बहुत ठीक है। मैं एनडी मुल्ला साहब, मुल्ला जी, सर सवाल ये उठ रहा है कि अब इस तरह के हालात कर्नाटक में बहुत पहले से, और अब फिर ये एक सिलसिला शुरू हो गया है, तो इस तरह के हालात पर कैसे काबू पाएंगे? जो मशवरा यहां पर आलम पाशा ने दिया कि पीस पार्टियां बनाई जाएं, तमाम समाज के जो लोग हैं, तमाम तबके के जो लोग हैं, उनको एक जगह बिठाया जाए, इस पर चर्चा हो, बातचीत होनी चाहिए, गौर व फिक्र होना चाहिए, तो इस तरह के सर हालात पर काबू कैसे पाया जा सकता है? 2 चीजें हैं यहाँ पे जी। 2 चीजें हैं, एक हुकूमत है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसको अलग अलग, हुकूमत अपना पॉलिटिकल एजेंडा भी रखती है और एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहती है। कोई हुकूमत नहीं चाहती कि उसके दौरे हुकूमत में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, कोई भी हुकूमत नहीं चाहती जी। हालांकि पार्टी के लोग कुछ और चाहेंगे, वो अलग बात है, कोई भी पार्टी के लोग,
लोकल लोग कुछ और चाहेंगे, मगर हुकूमत कभी नहीं चाहती कि उसके दौरे हुकूमत में कोई गड़बड़ हो किसी किस्म की भी। बिल्कुल। उसका मैसेज जाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई किसी का भी खून हो, कोई हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, क्रिश्चियन का हो, खून खून होता है। यंग फेलोज मिसगाइडेड होते हैं जी। किसी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम करके बैठने से नहीं होता है। हुकूमत हमारे पास है, हुकूमत है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास है, इंटेलिजेंस हमारे पास है, पुलिस फोर्स हमारे पास है। क्या ये बहुत ही बेकार की बातें हैं कि उसने किया होगा, बोलने भाषण के लिए ठीक है, मगर कोई भी एफिशिएंट हुकूमत के लिए ये एक दाग है। पहले जब हुआ था तो इन्होंने इमीडिएटली एक गोपाल हुजूर साहब करके आईजी हुआ करते थे, उनको भेजा था। 3 महीने के अंदर उन्होंने इतना अच्छा कंट्रोल किया जिसका असर आज बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने कही कि तमाम चीजें सरकार के दायरे अख्तियार में होती है। सरकार के पास एजेंसियां है, सरकार के पास पुलिस है, इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, और सरकार अगर ठीक नियत से काम करे तो इस तरह के हालात पर काबू पाया जा सकता है। एक हफ्ते में 3 कीमती जाने चली जाना, 3 खुलेआम कत्ल हो जाना, ये वाकई में सरकार के ऊपर एक दाग है, एक धब्बा है, और सरकार को, इंटेलिजेंस को, इंतजामिया को इस पर सोचना होगा कि इस तरह के हालात से कैसे निकला जा सकता है। और सबसे अहम सवाल यह है कि नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आप प्रवीण के घर जाते हैं तो फाजिल और मसूद का भी आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये कोई क्रिमिनल नहीं है। अभी तक की जो जांच पड़ताल हुई, ये कोई क्रिमिनल नहीं है, इंसानी जाने गई हैं। इस पर सरकार और इंतजामिया को सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया एनडी मोल्ला साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, आलम पाशा जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी और शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।